हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग चैप्टर को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मनी एंड मनी सप्लाई से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग मनी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। क्लियर है? जिस तरीके से जब भी बैंकिंग की बात आती है, समझना एक इकोनॉमिक के ग्रोथ में, किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ में बैंकिंग का सबसे वाइटल रोल प्ले होता है। समझ रहे हो ना? जिस तरीके से बॉडी के लिए ब्लड की जरूरत है, बोन्स की जरूरत है, तो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स को मदद करती है ग्रो करने की, और इनडायरेक्टली इकोनॉमी भी उससे ग्रो करती है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस मनी एंड बैंकिंग में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकल करके आती है बोर्ड्स में। ठीक है, तो देखो, मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले बैंक समझ लेते हैं कि बैंक क्या है। देखो, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, पब्लिक के डिपॉजिट को लेती है और लोन्स एंड एडवांसेस को ग्रांट कर देती है जिसे जरूरत है, हु नीड देम। याद रखना। तो देखो क्या है, बैंक मीन्स एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स फंड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक अपना सेविंग कहां जमा करती है? सर, बैंक में करती है। बैंकिंग पब्लिक एंड गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस हु नीड देम, और जिसको जरूरत होता है वो उसको क्या बैंक कर देती है, लोन्स और एडवांस प्रोवाइड कर देती है। ये काम है बैंक का। और अब बात करते हैं बैंक के टाइप्स की। तो मेनली बैंक के दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, और हमारे सीबीएसई के सिलेबस में इसी दो से क्वेश्चन मेनली आते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। एज यू ऑल नो दैट सेंट्रल बैंक हमारे इकोनॉमी का कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके अगर कोई भी बैंक तुम्हारे आंख के सामने दिखती है, चाहे वो एसबीआई क्यों ना हो, पीएनबी क्यों ना हो, ये सारे बैंक क्यों ना हो, बैंक ऑफ इंडिया क्यों ना हो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया क्यों ना हो, ये सारे बने चले आते हैं कमर्शियल बैंक में। ठीक है, एक्सेप्ट आरबीआई। सिर्फ आरबीआई ही सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो कि कमर्शियल बैंक का काम क्या है, मतलब कमर्शियल बैंक होती क्या है। ए कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे हुआ? द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट 1949 में बोला गया है कि हर एक बैंक को कहीं ना कहीं बैंकिंग बिजनेस करने का अधिकार है। अब बैंक कहीं ना कहीं एक बिजनेस भी करती है। क्या है, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए a commercial bank is a financial institution which accepts deposit from the public। ये हमको तुमको दोनों को पता है कि क्या करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है, हम लोगों के पैसे को जमा करती है। एंड गिव्स देम लोन्स फॉर वेरियस पर्पसेस, और अलग अलग जिनका जिनका जो जो पर्पस है उनको उस हिसाब से लोन प्रोवाइड करती है। ये तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। एंड ऑल्सो परफॉर्म्स वेरियस अदर फंक्शन। हाँ, वेरियस अदर फंक्शन में क्या है, ये कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी करती है, इन्वेस्टमेंट ऑन सिक्योरिटीज। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे बैंक, कमर्शियल बैंक के फंक्शन टू अर्न प्रॉफिट अल्टीमेटली। क्योंकि बैंकिंग एक बिजनेस बैंकिंग हो गया है, तो किस लिए उसका काम है, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक है तो ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती है। समझ गए? अब बात करते हैं एपेक्स बॉडी की, जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक क्या है? देखो, सेंट्रल बैंक इज द प्रिंसिपल बैंकिंग, और बोलो तो अपेक्स मतलब सबसे ऊपर, बैंकिंग एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री विच हैज द मोनोपोली टू इशू नोट। कौन इशू करती है नोट्स? यही ना करती है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखना हमारे नोट में ऊपर में लिखा रहता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सेंट्रल बैंक टोटली मोनोपोली रखती है इशूइंग नोट्स में, तो यही है हमारा सेंट्रल बैंक। तो चलो अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की। तो हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की। देखो, जब भी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की बात की जाए तो उसका डेफिनेशन ही उसके फंक्शन को डिफाइन कर देती है। क्या करती है बैंक, कमर्शियल बैंक, वो क्या करती है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा क्या करती है, एडवांसिंग लोन। ये दो काम करती है, डिपॉजिट लो, एडवांस, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस दो। तो देखो, अब डिपॉजिट जमा करने के लिए बैंक में हमारे पास अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? अकाउंट्स मेनली 4 टाइप के हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या क्या है? सबसे पहला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये हम लोगों को पता है
कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट होती है जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी हाई रेट में होती है, वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं हम लोग जमा करते हैं, मतलब बैंक डिपॉजिट जमा लेती है, एक्सेप्ट करती है। नंबर सेकंड अगर बात करते हैं तो करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। देखो ये जो है ये हम तुम जैसे आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये अकाउंट ये मेनली बिजनेसमैन के लिए है। जो बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उनके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है कमर्शियल बैंक के थ्रू, वो होता है करंट अकाउंट, और बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट का अकाउंट का मतलब क्या है, इसमें जब चाहे तब पैसा जमा किया जाता है और जब चाहे तब एक दिन में जितने चाहो उतने बार तुम पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। अगर कंपैरिजन बात किया जाए तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब ना के जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये होता है करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के मतलब है जो हमारे तुम्हारे जो अकाउंट है, जो मेनली जो नॉर्मल पब्लिक जो बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। वो जो भी उसका सेविंग होता है, जो भी उसका खर्च करने के बाद उसके बाद वो जो जमा करता है वही तो है सेविंग। तो अल्टीमेटली उस सेविंग को बैंक एक्सेप्ट करती है, तो वो कौन से अकाउंट में जमा किया जाता है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है। और जो लास्ट है ये बिल्कुल मतलब बोले तो खुचरा जमा, जैसे कोई होता है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जमा करके रखेगा बैंक में, डेली 200 300 400 500 ईटीसी जितना 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 हो। तो ये क्या है, रिकरिंग बेसिस। रिकरिंग मतलब कब, मतलब डेली बेसिस पे ऐसा किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कहीं ना कहीं इस तरीके के अकाउंट से भी बैंकिंग जो कमर्शियल बैंक है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। तो ये 4 तरीके के अकाउंट से बैंक कहीं ना कहीं डिमांड मतलब जो डिपॉजिट अकाउंट को वो जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करती है। अब बात करते हैं किस तरीके से बैंक जो है वो एडवांस लोन को देती है। देखो सब ये जो 5 तरीका है, ये 5 तरीका कहीं ना कहीं बैंक का लोन को देने का तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं कैश क्रेडिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। कैश क्रेडिट देखो हमें तुम्हें ऐसे नहीं मिल सकता। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सुनने में एक जैसा है बट दोनों में बहुत फर्क है। कैश क्रेडिट उसे दिया जाता है जो टोटली बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, मतलब जिसका वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है। फॉर एग्जांपल मान लो रॉ मटेरियल जब तुमने परचेज किया, अब तुरंत तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं वो जा करके तुम्हारा क्या बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस कहीं ना कहीं सेमी फिनिश गुड्स बनेगा। सेमी फिनिश गुड्स कहीं ना कहीं फिर फिनिश गुड्स बनेगा। फिनिश गुड्स कहीं ना कहीं फिर कन्वर्ट होगा कैश में, फिर कन्वर्ट होगा कैश में, कैश फिर कहीं ना कहीं फिर उसे तुम रॉ मटेरियल। तो इस टाइम स्पेन को लेट सपोज इसके लिए तुम्हें अगर लगता है, लेट सपोज 30 डेज तुम्हें लग रहा है, रॉ मटेरियल कन्वर्शन हो रहा है कैश में, उसके लिए 30 दिन का टाइम स्पेन लग रहा है। तो अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं बैंक एक अलग से अकाउंट तुम्हारे लिए खोल देती है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट। ये मेनली बिजनेसमैन को दिया जाता है, याद रखना। ये एक कहीं ना कहीं सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन का मतलब है इसके लिए तुम्हें कहीं ना कुछ मतलब बोले तो सिक्योरिटी अमाउंट को, सिक्योरिटी चाहे वो एसेट हो वो जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है कैश क्रेडिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, जो देखो मेनली जो करंट डिपॉजिट अकाउंट को मेंटेन करता है, मतलब ये कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है बिजनेसमैन। ये इसमें होता है क्या है, लेट सपोज तुम्हारा जो अकाउंट है, मतलब इसके लिए एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है बैंकिंग कंपनी से। अगर तुम करंट अकाउंट होल्डर हो तो तुम्हें एक मिनिमम बैलेंस बता दिया जाएगा कि एवरेजली तुम मान लो तुम 1 लाख रुपया अपने बैंक में रखना। एवरेजली तुम जितना भी ट्रांजेक्शन उससे करो, लेकिन एक एवरेज बैलेंस इतना मेंटेन करके रखना। तो अगर कोई बिजनेसमैन अगर इतना रुपया मेंटेन करके रखता है तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस के साथ उसका रेपुटेशन बैंक के साथ अच्छा हो जाएगा। तो बैंक क्या करती है, उसके लिए बोलती है कि ठीक है, तुम अगर इतना जरूरत पड़े तो तुम 1 लाख से ज्यादा, अगर तुम्हें मान लो उस समय 1.5 लाख की जरूरत पड़े, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो बैंक बोलेगा ठीक है जाओ तुम्हें 50,000 रुपया एक्स्ट्रा निकालने का मौका। बट याद रखना ये रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्रेडिट वर्दिनेस कितना है।
बैंक तुम्हारे साथ कैसे रिलेट करती है। ठीक है, तो मान लो तुम्हें 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये जो 50,000 का जो सरप्लस बैलेंस है वो तुम्हें बैंक कहीं ना कहीं एज अ ओवरड्राफ्ट तुम्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। हाँ, ऑल तो इसके लिए तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं वो तुम्हें ये हेल्प तो जरूर देगी। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ये जिस तरीके से ये सिक्योर्ड लोन के साथ मिलती है, लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होगा। ये टोटली तुम्हारे गुडविल पे डिपेंड करेगा कि बैंक के साथ तुम्हारा गुडविल है कैसा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 11 में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके थे, ये चैप्टर था अकाउंटेंसी में। बट जो कमर्शियल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है उसका मैं समझा दे रहा हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मान लो कि किसी से तुमने उधार में सामान परचेज किया, ठीक है। अब उसके बदले तुम्हें जिसने परचेज किया वो हो जाता है, उसे बोलते हैं, वो तो परचेजर है लेकिन हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में बोलते हैं ड्रॉई, और जो सेल करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉअर। तो वो क्या करेगा, तुम तो उसे पे नहीं करोगे, तो उसके बदले में वो एक बिल लिख करके देगा जिसमें प्रॉमिस रहेगा। मतलब जो परचेजर है वो प्रॉमिस करेगा सेलर को कि मैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद तुम्हें पे कर दूंगा, प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो भी हो उसे पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब मान लो सेलर को उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के विद इन उसी में ही पैसे की जरूरत पड़ गई। अब वो तो परचेजर के पास जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं बैंक के पास वो बिल लेकर के चला जाएगा, और बैंक तो फ्री में उसका मुंह देख करके तो पैसा देगा नहीं। मान लो वो बिल 10,000 रुपए का था, तो बैंक 10,000 रुपए तो उस बिल को देख करके देगा नहीं। बैंक बोलेगा कि ठीक है हम तुम्हें पैसा देंगे, बट उसके बदले कुछ रेट हम काटेंगे। लेट सपोज उस पे मान लो 500 रुपया काट लिया गया, तो बैंक तुम्हें 9,500 रुपया देगी। तो ये सब कहीं ना कहीं ये भी तो एक एडवांसिंग लोन है, तो डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज उसे बोलते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं टर्म्स लोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो सब जानता है कि लंबे लंबे समय के लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इवन इंडिविजुअल्स भी लोन ले लेते हैं बहुत लंबे लंबे समय के लिए, सिक्योर्ड लोन्स, उसके बदले में कुछ मोर्टगेज रखने पड़ती है ये। नेक्स्ट मनी एट कॉल और एट अ शॉर्ट टाइम। ये बहुत रेयर देखने को मिलते हैं और मेनली बिजनेसमैन को ही देखने को मिलते हैं। जो बहुत अच्छे लेवल के बिजनेसमैन होते हैं उनको ये फैसिलिटी मिलता है, मनी एट कॉल। बैंक क्या बोलती है, ठीक है तुम मेरे से लोन ले लो, लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें कॉल, मतलब फोन में कॉल नहीं, एक लीगल नोटिस भेजूंगा, देखो एट अ शॉर्ट नोटिस, एंड देन आफ्टर सर्टेन डेज तुम्हें वो लोन रीबैक करना पड़ेगा, फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं मनी एट कॉल और एट अ शॉर्ट नोटिस। तो ये हो गया मेनली दो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इसमें सारा कुछ चले आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन के बारे में और सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।